नमस्कार। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम मैथमेटिक्स 2019 का पेपर हल कर रहे हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न अपने पास में है यहाँ कि यदि मैट्रिक्स ए, बी और सी, ये तीन मैट्रिक्स आपको दी गई है और D इक्वल टू है ABC, तब D34 बराबर है। तो आपको D34 यहाँ बताना है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप जांच करेंगे कि ABC का गुणन संभव भी है या नहीं। तो ABC का गुणन संभव होगा या नहीं, तो उसके लिए आप A का ऑर्डर देखिएगा। A का जो ऑर्डर है, पंक्ति तो कितनी हो गई A में 4 और स्तंभ हो गए 3, तो A का ऑर्डर 4 इंटू 3। B का ऑर्डर देखिए, B में 3 पंक्ति है आपके पास और 2 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, तो 3 दोनों में समान है। इसका मतलब ए और बी का गुणन संभव है और ए बी का जो ऑर्डर आ जाएगा ये आ जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, लेकिन आपको तो एबीसी करना है। एबीसी का मतलब ए बी कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग सी से। अब सी से करेंगे तो सी का ऑर्डर देखिएगा भाई, सी में दो दो पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं 5, तो ये इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2 इंटू 5। दोनों में ये सेम है, इसका मतलब गुणन आपका संभव है और जो ऑर्डर बनेगा एबीसी का ये आएगा 4 इंटू 5। इसका मतलब गुणन तो संभव है। अब गुणन संभव है तो फिर आपको बताना है कि D34 कितना होगा। अब देखिए D34 कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एबीसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरा एबीसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें तो बस केवल ये एक एलिमेंट चाहिए, तो हम इसको देख लेंगे। तो इसके लिए देखो, पहले तो ए और बी को गुणा करेंगे। अब ए और बी को पूरा मैट्रिक्स को गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, यहाँ पर देख लो 3 4 करना है ना, तो केवल इसका मतलब 3 4 का मतलब तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का एलिमेंट आपको चाहिएगा, तो तीसरी पंक्ति को गुणा कर लो बस और तीसरी पंक्ति का एलिमेंट देख लो। तो तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, तो आपके पास में हो जाता है 0 और ये माइनस के 9 और ये प्लस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -9। तीसरी पंक्ति लिख रहा हूं मैं केवल। फिर तीसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ से जब करोगे तो ये आ जाएगा 0 और +6 और +0, तो ये आपके पास में आ गया 6। यानी कि जो ए बी होगा, ए बी की तीसरी पंक्ति के एलिमेंट ये आ गए -9 और 6। इसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करना आपको किससे, सी से। अब सी से भी हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको जो एलिमेंट चाहिए वो चाहिए तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का। तो देखो तीसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई कर लो केवल चौथे स्तंभ से, तो यहाँ जो तीसरी पंक्ति है -9 6 और इधर से चौथा स्तंभ ले लो 2 -4 और मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आएगा -9 इंटू 2, ये आ जाएगा -18। फिर 6 को मल्टीप्लाई करोगे -4 से, तो ये हो जाएगा -24, -18 और -24, ये आपके पास में आ जाएगा -42, ये आपका आंसर। तो अगला सेकंड क्वेश्चन है, संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। संबंध आर है ए बी सच दैट a - b इक्वल टू k m, किसी निश्चित पूर्णांक m के लिए एवं a b के बिलोंग्स टू z, तब r है। आपको बताना है स्वतुल्य परंतु सममित नहीं, सममित परंतु संक्रामक नहीं, संक्रामक परंतु स्वतुल्य नहीं और एक तुल्यता संबंध है, इनमें से कौन सी बात सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ से हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है ना। अपना जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नोट्स हैं उसमें एक्सरसाइज 1.1 में ही प्रश्न है, पहला प्रश्न ही है। ठीक है, तो एक तुल्यता संबंध है, हम लोग देख भी सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक बार तुल्यता संबंध किस प्रकार से। देखो भाई, सबसे पहले तो स्वतुल्य की जांच करते हैं अपन। अब जैसे देखो स्वतुल्य के मतलब ए का रिलेशन आप ए से चेक करोगे, तो आप जानते हैं कि जो a - a होता है 0 होता है और 0 को आप लोग 0.m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो k का मान है वो क्या हो गया 0 और 0 एक पूर्णांक ही है ना, इसका मतलब संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। दूसरा आपके पास में जो सममित की जांच करेंगे। अब सममित के लिए देखो a - b आपको दिया हुआ है बराबर है k m के, और k यहाँ कोई भी पूर्णांक है। अब a - b अगर k m के बराबर है, इसका मतलब b - a जो होगा -k.m हो जाएगा। अब k अगर पूर्णांक है तो -k भी तो पूर्णांक ही होगा ना, इसका मतलब जब a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन a से भी है, इसलिए संबंध कैसा है, सममित है। तीसरा हम जांच करते हैं संक्रामक की।
अब संक्रामक में देखिए आप लोग क्या कर लेते हैं, माना कि ए का रिलेशन तो बी से है और बी का रिलेशन सी से है। अब अगर आपको ए का रिलेशन मिल जाता है सी से, तो आप कहते हैं कि जो संबंध है वो संक्रामक है। तो देखो ए का रिलेशन बी से होने का मतलब ए माइनस बी के एम, तो मैं k1 लिख लेता हूं एम, और बी का रिलेशन सी से है, इसका मतलब बी माइनस सी, ये होगा k2 m के बराबर, और k1 और k2 कोई पूर्णांक होंगे। तो अब देखो दोनों को आप लोग जैसे ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये तो हो जाएगा a माइनस सी, इनको दोनों को जैसे ही जोड़ोगे m कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा k1 प्लस k2 m। अब देखिए k1 और k2 अगर पूर्णांक हो तो k1 प्लस k2 भी तो पूर्णांक ही होगा ना, और k1 प्लस k2 पूर्णांक है, इसका मतलब a का रिलेशन c से है, तो a का रिलेशन c से आगे, इसका मतलब संबंध संक्रामक है। तो देखिए यहाँ पर जो संबंध आपके पास में है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो दिया गया संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है। तो आंसर आपका आ गया तुल्यता संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 8 बराबर है। तो हमें बताना है इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा। देखिएगा भाई यहाँ 1 प्लस आयोटा की पावर 8 है, तो हम जानते हैं 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है ये बराबर हुआ करता है 2 आयोटा के, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ये आपके पास में होता है माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी घात देखिएगा, 1 प्लस आयोटा की घात कितनी है 8। अब 8, ये जो घात 8 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं घात 2 और फिर इसकी जो घात है पर 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों घातें कैसी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो घात 8 है उसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, और बटा रूट 2 की घात 8, तो रूट 2 की घात 8 कितना हो जाएगा 16, प्लस इसी प्रकार से जो 1 माइनस आयोटा की घात 8 है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर इसकी घात कर दोगे 4, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर तो कितना बन जाएगा माइनस 2 आयोटा, और फिर ये सॉरी घात 4 ही बचेगी ना, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर घात 8 को ऐसा लिखोगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो है इसको अपन ने 2 आयोटा लिख दिया, और 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को आपने माइनस 2 आयोटा लिख दिया, तो अब इसकी भी घात हो जाएगी 4 और बटा 16। देखिए यहाँ से जो 2 की घात 4 पे 16 हो जाएगा, आयोटा की घात 4 आप जानते हैं 1 होता है, और बटा 16, प्लस यहाँ से माइनस 2 की घात 4 कर दोगे 16 हो जाएगा, आयोटा की घात 4 1 हो जाएगा, और बटा 16, ये आपके पास में आ जाएगा 1 और प्लस 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई 2। ये लीजिएगा इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इकाई के nवें मूल एक श्रेणी बनाते हैं, वह श्रेणी कौन सी है ये हमें बताना है। तो देखिए जो इकाई के nवें मूल होता है, इकाई का जो nवां मूल होता है वो इस प्रकार से होता है e की पावर आयोटा 2m पाई बटा n, ये होते हैं इकाई का nवां मूल। इसमें आप लोग m का वैल्यू करते हैं 0 से n माइनस 1 तक। ठीक है, तो m का वैल्यू आप इसमें 0 से n माइनस 1 तक जब करते हैं तो आपको इकाई के n मूल आपको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही n का वैल्यू 0 करते हैं m का, तो e की पावर 0 हो जाता है जो कि 1 आ जाता है। m का वैल्यू आप जैसे ही 1 करते हैं तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बटा n। m का वैल्यू आप लोग जैसे ही 2 करेंगे तो इसका जो मूल है वो ये हो जाता है e की पावर आयोटा 4 पाई बटा n, और इसी प्रकार से जब लास्ट में n माइनस 1 कर देते हैं तो ये हो जाता है e की पावर आयोटा n माइनस 1 और 2 n माइनस 1 पाई बटा n। ये होते हैं इकाई के nवें n मूल। ठीक है ना, तो ये n मूल आ गए। अब ये श्रेणी जो बन रही है इसको आप लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्व अनुपात e की पावर आयोटा 2 पाई बटा n है। तो कौन सी श्रेणी है भाई, गुणोत्तर श्रेणी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स है किस प्रकार का है, सममित, विषम सममित, अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय। देखते हैं भाई किस प्रकार का है। सपोज ये मैट्रिक्स है ए, तो सबसे पहले तो सममित की जांच देखते हैं अपन, सममित या विषम सममित है या नहीं। तो सममित की जांच के लिए आप ज्ञात करते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त मैट्रिक्स। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, पंक्तियों को चेंज कर दो स्तंभ में और स्तंभ को चेंज कर दो पंक्तियों में। तो जो पहली पंक्ति है इसको मैं पहला स्तंभ बना दूंगा 1 -2 -3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए तो 2 1 -2। और तीसरी जो पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना दीजिएगा। ये आपने देख लिया ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप देखें क्या ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो ए के बराबर होने का मतलब संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि संगत अवयव बराबर नहीं है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है ये सममित नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं विषम सममित। विषम सममित के लिए आप लोग कैसे देखेंगे, अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो विषम सममित हो जाएगा। तो चेक करिए क्या ए ट्रांसपोज -a के बराबर है क्या। भाई -a का मतलब यहाँ 1 है, और -a की बात करें तो उसमें -1 आएगा, तो बराबर नहीं है। तो ए ट्रांसपोज -a के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स विषम सममित भी नहीं है। फिर इसके बाद में जांच करेंगे अव्युत्क्रमणीय की। तो अव्युत्क्रमणीय है या नहीं, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो ए की सारणिक का मान देखेंगे। अब ए की सारणिक का मान किस प्रकार से देखेंगे, देखिएगा भाई, किसी भी एक पंक्ति है एक स्तंभ से प्रचार कर लीजिए। तो मैं पहली पंक्ति के अनुदिश प्रचार कर रहा हूँ सारणिक का। तो सबसे पहले 1, और 1 जब ले लिया तो आ जाएगा 1 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएगा। और फिर हो जाएगा 2 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 6। इसके बाद आपका आ जाएगा -3, और -3 जब ले लिया तो 4 -3। हल कर लो भाई, कितना बनता है 1 डॉट 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 ही आ जाएगा। 6 और 2 8, और 8 × 2 हो जाएगा 16। और ये 4 - 3 1, और 1 को जब 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा -3। देखिए भाई 16 और 5 21, और 21 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा 18, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स कैसा हुआ, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। जब भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए आपके पास में तब आप लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो मैट्रिक्स है ये किस प्रकार की होगी भाई, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। धनात्मक पूर्णांक n के लिए -√−1 की पावर 4n + 3 बराबर है। तो देखिए किसके बराबर होगा, चेक करते हैं। तो माइनस, अब देखो जो √−1 है, √−1 आप लोग जानते हैं आयोटा होता है, और इसकी घात है 4n + 3। अब इसको देखो जो 4n + 3 है, इसको आप ऐसा तो लिख ही सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4n और डॉट माइनस आयोटा की पावर 3। अब चूंकि ये वाली जो घात है ये तो 4 का गुणज है, तो जब भी आयोटा की घात 4 का गुणज होगी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहां से देखिएगा भाई माइनस की घात 3 है इसलिए माइनस, और आयोटा क्यूब का जो मान होता है ये माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो इसको हल कर दीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा। ये लीजिए आपका आंसर प्लस आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से सत्य कथन है। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। देखिएगा तो पहला ये है, तो देखिएगा जो सर्व समीकरण होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो सम्मिश्र संख्याएं होती है उनमें आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। तो देखो दो प्रॉपर्टी है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, mod z1 + z2 इक्वल टू होता है mod z1² + 2 रियल z1 z2 बार प्लस mod z2²।
एक सर्वसमीका होती है mod z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू mod z1 स्क्वायर माइनस 2 रियल z1 z2 बार प्लस mod z2 स्क्वायर। ठीक है भाई, इस प्रकार से सम्मिश्र संख्या में आपके पास में दो सर्वसमीकाएं हैं। अब देखिएगा यहाँ जो पहला है मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर वो बराबर होता है इसके, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 z2। तो इसका मतलब आप इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। इसी प्रकार से जो दूसरी सर्वसमीका हमने लिखी है मोड z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू होता है मोड z1 स्क्वायर माइनस 2 रियल z1 z2 बार प्लस मोड z2 स्क्वायर। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड है ये भी गलत है। थर्ड को देखिएगा भाई, आप इनको दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते ही देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस मोड z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू, इधर से देखिए मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z1 स्क्वायर दो हो जाएगा तो 2, दो को कॉमन ले लेते हैं, मोड z1 स्क्वायर मोड z1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये मोड z2 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर 2 मोड z2 स्क्वायर, दो का आप कॉमन ले चुके हैं तो आ जाएगा प्लस मोड z2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं तीसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका सत्य है, जो चौथा है ये भी गलत है, क्योंकि इसके लिए आप लोग जानते हैं जो सर्वसमीका होती है वैसा होता है मोड z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल देन मोड z1 प्लस मोड z2, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है चिन्ह यहाँ पर, है ना, लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ रहा है वहां पर। तो जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो इनमें से जो सत्य कथन है वो कौन सा है, तीसरा है।